अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे सक्सेसिव ग्रोथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, बार बार जो है वो आप लोगों की तरफ से ये कमेंट है कि ये हम कौन सी बुक से कंटिन्यू कर रहे हैं रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर। तो मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि ये हमारा रेडियो एक्टिविटी का 3rd चैप्टर है और ये हम R.K. पुरी की बुक से कर रहे हैं। ठीक है, इरविंग कैप्लान की बुक से नहीं कर रहे हम। ये रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर जो है वो R.K. पुरी की बुक से कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट जो हम अगले चैप्टर जो हैं वो उनमें से कुछ टॉपिक जो हैं वो डिटेक्शन में और एक्सीलरेटर में वो हम कैप्लान की बुक से करें। ठीक है, तो अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया हमने करना है वो सक्सेसिव ग्रोथ का करना है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कि कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है वो किसी न किसी रेडियो एक्टिव सीरीज़ का पार्ट है। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वी हैव 3 रेडियो एक्टिव सीरीज़, यूरेनियम, थोरियम, एक्टेनियम, ठीक है, और नेपच्यूनियम। इसी तरह जो इनमें आप देखें कि अल्फ़ा डिके होता जाता है, एक न्यूक्लियाई डिके होता है और उसके रिज़ल्ट में कोई नया रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बनता है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया कि विच न्यूक्लियाई जो कि आप कहते हो कि डिके हुआ है उसको आप पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हो, और जो नया आपके पास न्यूक्लियाई बनता है उसको आप डॉटर न्यूक्लियाई कहते हो। ठीक है, तो ये प्रोसेस एक सेम टाइम पे हो रहा है। जैसे ही एक जो है वो डिके हुआ, एट द सेम टाइम दूसरा जो है वो ग्रो हुआ। सक्सेसिव ग्रोथ का मतलब ही ये है कि एक ऐसी सीरीज़ चल रही है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की कि जिसमें एट द सेम टाइम एक न्यूक्लियाई डिके हो रहा है और नया जो है वो उसी वक्त ग्रो होता है। एक तरफ से डिके हो रहा होता है और दूसरी तरफ से ग्रोथ हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही देखेंगे कि किस तरह से किसी रेडियो एक्टिव सीरीज़ में सक्सेसिव डिके और ग्रोथ जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, तो जैसे अभी हम बुक में लेके चलते हैं कि एक एग्जांपल वो कंसिडर कर रहा है। कंसिडर A, B एंड C एज फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अ रेडियो एक्टिव सीरीज़। हम एक रेडियो एक्टिव सीरीज़ कंसिडर कर रहे हैं जिसके 3 मेंबर्स हैं A, B एंड C। ठीक है, तो सबसे पहला मेंबर जो है वो A है, तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि A जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाइड है। ठीक है, अब इनिशियली हम ये बोलेंगे कि अगर जो हमारा मेंबर A है, इनिशियली जो इसके पास नंबर ऑफ़ एटम्स हैं इसमें वो N0 है। जैसे हमने रेडियो एक्टिव डिके अभी डिस्कस किया, तो हम इनिशियली कंसिडर करते हैं एट T = 0 द इनिशियल नंबर ऑफ़ एटम्स आर N0। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि A, B, C किसी रेडियो एक्टिव सीरीज़ के 3 न्यूक्लियाई हैं और A जो है उसका फर्स्ट मेंबर है जिसको हम पेरेंट के तौर पे कंसिडर करें, और इसमें इनिशियली एट T = 0 जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो N0 हैं। अब हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये पहले 3 मेंबर्स हैं सीरीज़ के, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस A को पेरेंट कंसिडर कर रहे हैं तो A के डिके होने से B बनेगा और B के डिके होने से C, क्योंकि ये एक सीरीज़ चल रही है सीक्वेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि लेट्स सपोज जो हमारा A है ये डिके होगा इनटू अ डॉटर एटम B। तो जब भी कोई एक न्यूक्लियाई किसी दूसरे में डिके होता है, न्यू एलिमेंट बनता है, पेरेंट बनता है, तो उसका कोई ना कोई डिके कांस्टेंट भी है। तो लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि जब A डिके होगा डॉटर में एटम में B में, तो जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा उसको हम, जो कि जनरली हम लैम्डा कहते हैं, अब क्योंकि फ़र्स्ट न्यूक्लियाई की बात करें, फर्स्ट डिके की बात करें, तो यहाँ पे इसको हम लैम्डा 1 कहेंगे। ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ टाइप A एट एनी टाइम T वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो इनिशियली हमने क्या बोला कि T = 0 ओरिजिनली A के पास जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो कितने हैं N0।
ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम एट एनी टाइम टी जो नंबर ऑफ़ एटम्स हम कंसिडर करते हैं n1 इसलिए लिख रहे हैं कि आगे हमारे पास सीरीज़ चल रही है, मज़ीद निकले जाएंगे, ठीक है। अब n1 है हमारे पास, तो नंबर ऑफ़ एटम्स लिखने के लिए बाय डिके लॉ जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स, ये n1 किसके नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, टाइप ए के। n1 इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा 1t। मैं लैम्डा की बजाय क्या लिख रही हूँ, लैम्डा 1t, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है डिके लॉ से ही हमने ये चीज़ ड्राइव की हुई है। अगर आपको इक्वेशन याद हो, dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा n, और यहाँ पे हम माइनस साइन लगाते हैं। ये डिके रेट है, डिके रेट की डेफिनेशन है माइनस लैम्डा dn किसी भी जनरल n एटम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिके रेट लिखना है किसके लिए, सबसे पहले हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर ए न्यूक्लियाई के लिए। तो ए के लिए जो ए में एट एनी टाइम टी जो नंबर ऑफ़ एटम्स है n1 है। ओरिजिनली तो जब डिके स्टार्ट नहीं हुआ तब नंबर ऑफ़ एटम्स n0 थे, फिर आफ्टर सम टाइम जब डिके स्टार्ट हो गया तो किसी गिवन टाइम टी पे एट टाइम टी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे ए टाइप के वो n1 है। वो इस डिके लॉ को फॉलो करेंगे और उसका जो डिके रेट होगा हम यहाँ पे लिखेंगे डिके रेट ऑफ ए, हम क्या लिखेंगे, माइनस dn1 ओवर dt इज इक्वल टू लैम्डा 1 n1, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि जब भी किसी सीरीज़ में एक न्यूक्लियाई जो है वो डिके हो रहा होता है, दूसरा उसी टाइम ग्रो कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स ए में डिके कर रहे हैं वो बी टाइप में उनका ग्रो हो रहा होगा, ठीक है। अब यानी कि अगर लैम्डा 1 n1 जो ए के जो एटम हैं, जो अगर ए में जो डिके हो रहे हैं वो लैम्डा 1 n1 है, तो बी में जो ग्रो हो रहे होंगे वो भी कितने होंगे, लैम्डा 1 n1। जितने ए में से डिके होते जाएंगे, डिक्रीज़ होते जाएंगे, उतने बी में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसे लिखेंगे द ग्रोथ रेट, ये हमने क्या लिखा है, डिके रेट। डिके रेट किसका होगा, ए का। डिके रेट ऑफ ए, नंबर ऑफ़ एटम्स जो ए के डिके हुए उसे हम डिके रेट से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे किसका डिके हो रहा है, ए का, तो ग्रोथ किसकी होनी है, बी की। जितना ए का डिके रेट होगा उतना ही बी का ग्रोथ रेट होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो यहाँ मैं मेंशन करती हूँ, ग्रोथ रेट ऑफ बी ड्यू टू डिके ऑफ ए, वो कितना होगा, वो इक्वल होगा लैम्डा 1। जितना इसका डिके हुआ उतना ही इसका ग्रोथ हुआ, ठीक है। अब इसी तरह इसका मतलब ये है कि जितने डिसइंटीग्रेशन हो रही है ए की उतनी ही बी में वो एटम जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब इसी तरह यही चीज़ अगर हम अप्लाई करें बी पे, अगर जो डिके कांस्टेंट है बी टाइप ऑफ एटम्स का इनटू सी टाइप ऑफ, यानी कि पहले ए पेरेंट था, बी डॉटर बना। अब अगर हम इस बी को पेरेंट कंसिडर करें तो ये आगे किसी सी डॉटर में डिके होगा। तो अगर आप बी को कंसिडर कर रहे हैं पेरेंट, ठीक है, और सी जो होगा वो डॉटर होगा, तो फिर बी के एटम्स के लिए जो डिके कांस्टेंट होगा, पहले आपने डिके कांस्टेंट बोला लैम्डा 1, तो अगर आपका बी पेरेंट है, बी आपका पेरेंट है और आप इसने डिके होना है सी में, यानी कि जो सी बनेगा इसका डॉटर, तो जिस कांस्टेंट के तहत ये डिके करेगा वो D2 होगा। ए के केस में लैम्डा 1 था, इस केस में लैम्डा 2 होगा, ठीक है।
तो जो रेट ऑफ डिके ऑफ बी टाइप ऑफ एटम होगा वो क्या होगा, वो होगा λ2n2। ठीक है, जो डिके रेट होगा जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, ये डिके रेट किसका है, ए के न्यूक्लियाई का, इसका जो डिके रेट है वही बी का ग्रोथ रेट है। तो अब आपने जब आपने बी का आपने डिके रेट लिखना है तो आपने क्या लिखा, λ2n2। ठीक है, अच्छा तो अब जो अब अगर हम ये कहें कि जो नेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी एटम्स ड्यू टू, अब साइमल्टेनियसली ग्रोथ और डिके है वो हमने लिखना है। क्या लिखना है हमने इसका, आपने इस सेंटेंस पे गौर करना है, नेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी एटम्स, बी के एटम्स का जो नेट इंक्रीज ड्यू टू, ये वर्ड मैं लिख रही हूँ साइमल्टेनियस ग्रोथ एंड डिके। अब यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ, ए के जो डिके रेट ये है, ए का ये डिके रेट आपके पास ये आया है। ठीक है, डिके रेट का फार्मूला मैंने ये लिखा, ये आपके नंबर ऑफ एटम्स जो ए के डिके हुए, जितने ए के डिके हुए उतने ही बी में ग्रो, यानी उतना ही बी का ग्रोथ रेट है। जो ए का डिके रेट है उतना ही बी का ग्रोथ रेट है। ठीक है, इसके बाद जब अब बी जो है वो डिके करेगा, अगर बी पेरेंट बनेगा तो बी का जो डिके रेट होगा वो ये होगा जब उसने बी ने सी में डिके होना है। अब अगर यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रही हूँ, मैं लिखनी है डेफिनेशन dN2/dt। dN2/dt अगर आप देखें मैंने ऊपर लिखा है नेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी एटम्स ड्यू टू साइमल्टेनियस ग्रोथ एंड डिके। हम क्या लिखेंगे, λ1 n1 λ2 n2। अब देखें, इसलिए मैंने कहा था इसको आपने गौर से देखना, क्योंकि जितने ए में से डिके हो रहे हैं उतने ही बी में ग्रो हो रहे हैं। तो नेट जो ग्रो हुआ था बी का वो कितना, इतना, यानी ए सारा का सारा, अगर ए सारा का सारा डिके हो जाए, ए सारा का सारा इतना, सारा का सारा डिके हो जाए तो बी सारा का सारा जो ग्रो हुआ वो इतना, तो ये नेट जो बी के पास ग्रो था वो इतना। अब उसी बी में से अगर λ2 जो डिके कांस्टेंट के हिसाब से इतने डिके होना शुरू हो जाए, इतने ग्रो हुए और इतने डिके हो गए, तो ये नेट जो नंबर ऑफ हमारे पास इंक्रीज ऑफ एटम्स ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, इतने टोटल बी के पास थे जो ग्रो हो के हुए, और इतने में से अगर ये सी की तरफ डिके हो जाएं तो जो नेट ग्रोथ हुई थी या नेट नंबर ऑफ बी जो इंक्रीज़ हुआ था वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये मैं इसको इधर ले रही हूँ, λ2n2 इज़ इक्वल टू λ1 n1। ठीक है, अभी हमने पीछे यहाँ पे देखी थी डेफिनेशन n1 की, n1 इज़ इक्वल टू n0 e⁻−λ1 t। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू dN2 dt प्लस λ2n2 इज़ इक्वल टू λ1 n1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, n0 e⁻−λ1 t। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय e⁻λ2t। यानी कि जो हमारी इक्वेशन है, क्या हमने इक्वेशन लिखी थी, dN2/dt प्लस ये इक्वेशन थी।
अब इसमें बोथ साइड पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ई रेज टू पावर लैम्डा 2t प्लस लैम्डा 2n2 ई रेज टू पावर लैम्डा 2t इज इक्वल टू लैम्डा 1n0। यहाँ पे हम कंबाइंडली इसको लिख रहे हैं, पावर्स ऐड होके ये बन जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये स्टेप करने का मतलब ये है, अच्छा जी, साथ ही हम इसको बोथ साइड्स dt से, क्योंकि हम इसको कंप्लीट डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं, तो इसको साथ ही dt से भी ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2t dt से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे भी dt, इसके साथ भी dt, ठीक है, और इधर भी आ गया dt के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो है ये हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव हो जाएगा n2 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2t। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये सारी की सारी टर्म आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, दूसरी साइड पे लैम्डा 1n0 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 dt। ठीक है जी, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म हमारी, इसका डेरिवेटिव ख़त्म हो गया, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल लें तो हमें पता है कि जब हम किसी एक्सपोनेंशियल का, यहाँ t भी है इसके साथ dt नीचे है, तो जब हम इसका किसी भी एक्सपोनेंशियल का लेंगे तो उसकी जो पावर होती है वो उसकी डिवाइजिबल में आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ये t ऐसे का प्लस जो है वो इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। कांस्टेंट की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हम इस पे कंडीशन लगाते हैं कि जो नंबर ऑफ़ बी टाइप्स ऑफ एटम्स हैं इनिशियली वो ज़ीरो है। इनिशियली यानी कि इनिशियली तो हम सिर्फ ए को कंसिडर कर रहे हैं, तो बी में जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो n2 जो है वो ज़ीरो है जब t इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि सिर्फ ए के पास एटम्स थे। तो अगर आप इसको ज़ीरो कंसिडर करें, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे ये t ज़ीरो लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और आपके पास k की वैल्यू बचेगी माइनस लैम्डा 1n0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ये हमारे पास k की वैल्यू बचेगी। अब k की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, n2 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2t लैम्डा 1n0 ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1t, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, और माइनस हम k की वैल्यू लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से हम ये टर्म जो है वो पूरी की पूरी कॉमन ले लेते हैं। कौन सी टर्म? इसमें से हम लैम्डा 1n0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 की टर्म जो है वो कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचा है एक्सपोनेंशियल लैम्डा 2 लैम्डा 1t और यहाँ पे -1। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, डिवाइड करेंगे। तो ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 t ओवर ई रेज़ टू पावर लैम्डा 2t माइनस 1 ओवर ई लैम्डा 2t। ठीक है जी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। लैम्डा 1n0, अच्छा यहाँ पे देखें, ये आपका जो एक्सपोनेंशियल पावर है टोटल ये क्या बनेगी, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 और ये वाला माइनस लैम्डा और t बाहर, और ये हम इसको माइनस लैम्डा यानी पावर को ख़त्म कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लैम्डा 1n0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा
1T माइनस ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स एट एनी टाइम T, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसके होंगे ये, N2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B एट एनी टाइम T। ठीक है, अब ये देखिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं, लैम्डा 1 पे भी डिपेंड कर रहे हैं और लैम्डा 2 पे भी, यानी कि डिके कांस्टेंट ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स जो A के लिए और जो नंबर ऑफ जो डिके कांस्टेंट है जो B के लिए है, यानी कि जब B से वो C में डिके होंगे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब ये आ गया। अब जब हमने थर्ड चीज़ ये बतानी है कि अभी हमने सीरीज़ के पहले 3 सिर्फ एटम कंसिडर किए हैं। ए पेरेंट था, ये डॉटर था। अब इसने इसमें डिके होके आपको नंबर ऑफ एटम्स आपने इसके भी निकाल लिए। अगर हमारी सीरीज़ का ये एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट का मतलब कि लास्ट यही सीरीज़ के एंड में सी ही है, तो इसका मतलब है कि सी जो है वो आपका स्टेबल न्यूक्लियस है, यानी कि इसने फर्दर डिके नहीं होना। ये सीरीज़ आपकी बस 3 मेंबर्स पे है, तो ये आपका लास्ट मेंबर होगा और ये आपका स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो जितने आपके होंगे इसके जो रेट ऑफ डिके होगा ऑफ B इंटू सी, वो आप सिंपली क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे ग्रोथ नहीं होनी क्योंकि ये फाइनल स्टेबल्स आपका स्टेबल न्यूक्लियस आ रहा है, तो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे आपके C के वो क्या होगा, माइनस लैम्डा 2N2, यानी कि सारे के सारे B के डिके होके C में आ गए। अब यहाँ पे हम कोई टर्म और ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और जो है वो ग्रो नहीं होना, यहाँ पे एंड प्रोडक्ट आ जाना है। ठीक है, अब जिस तरह से आपने नंबर ऑफ एटम्स उसके निकाले थे B के, इसी तरह हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो है वो C के निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या होगा, dN3/dt आ जाएगा आपके पास। तो सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपको हो तो यहाँ पे हमने N2 की अभी जो वैल्यू पीछे फाइंड आउट किया है वो लगाएंगे, लैम्डा 1 N2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 एक्सपोनेंशियल जी, ये आपने यहाँ पे N2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, अच्छा जी, dN3/dt, तो ये आपके पास माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 एक्सपोनेंशियल। ठीक है जी, इसी तरह से आप इस पर कंडीशन लगाएंगे कि जब आपका टाइम t = 0, यानी इनिशियली आपने लिया था तो आपने N2 = लिया था 0, तो यहाँ पे इनिशियली आपका बिल्कुल स्टार्ट में आपके पास सिर्फ नंबर ऑफ़ A के पास एटम्स थे, B और C के पास नहीं थे। तो ये कंडीशन लगा के अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करें, आपने सेम वही स्टेप रिपीट करने हैं। आप इसका इंटीग्रल लें, आपके पास K कांस्टेंट आएगा, ये कंडीशन लगा के कांस्टेंट की वैल्यू लेनी है आपने और सब्स्टिट्यूट करना है, ये अपने सॉल्व करके देखना है सेम उन्हीं लाइंस पे जैसे मैंने पीछे बताया। तो आपके पास जो N3 की वैल्यू बनेगी 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 e⁻ माइनस लैम्डा 2t, और ये लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ N3 आने चाहिए। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी देख लें, इसका जो ग्राफिकल भी इसने दिया हुआ है ये टाइम के साथ, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स। तो ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है वो शो कर रही है टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स एट t = 0, आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स। ये आपका t0 पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ़ एटम्स जो कितने हैं वो n है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास डिके रेट किसका आ रहा है, N1, यानी आपके नंबर ऑफ़ एटम्स A के डिके आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप N2 को देखें तो आपके पास N2 एक मैक्सिमम पीक वैल्यू तक आपका ग्रो होगा, यानी नंबर ऑफ़ एटम्स B में ऐड होते जाएंगे और उसके बाद वो वाले आपके एटम जो हैं वो डिके होना शुरू हो जाएंगे थर्ड में। अब N3 जो है जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स N2 के पास आए और वहाँ से वो डिके होते जाएंगे। तो इसके बाद अगर आप N3 देखें तो ये इसमें सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ है, इसमें कोई डिके नहीं है, क्योंकि इसने आगे किसी प्रोडक्ट में नहीं जाना, ये खुद ही स्टेबल प्रोडक्ट है। तो स्टेबल प्रोडक्ट के पास उतने ही
में नंबर ऑफ़ एटम्स आएंगे जितने इनिशियली प्रेजेंट थे। तो इसलिए ये जो N3 की लाइन है ये अप्रोच कर रही है N2 की लाइन को। ठीक है। अच्छा जी, अब ये लास्ट इस पर एक पॉइंट आपने देखना है। अच्छा देखें जी, इफ़ T इज़ द टाइम व्हेन द एक्टिविटी ऑफ द इंटरमीडिएट मेंबर B रीचेज अ मैक्सिमम, देन ये जो आपकी एक्टिविटी है, यानी कि जो एक्टिविटी के जब इसका सक्सेसिव डिके और ग्रोथ हो रहा है, अगर हम वो टाइम कंसिडर करें जब एक्टिविटी ऑफ द इंटरमीडिएट मेंबर यानी बी जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचे, तो आप देखें dN/dt टी इज़ इक्वल टू टी प्राइम इज़ इक्वल टू 0, यानी आप उसकी पीक वैल्यू तक पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास डिके कोई नहीं आएगा, तो इसलिए हम λ2N2 लिखने की बजाय यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। यहाँ पे कोई डिके नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप पीक वैल्यू सिर्फ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप डिके रेट की बजाय यहाँ पे आप इसका 0 लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास हम इसी इक्वेशन को लेंगे जो हमने पहले लिखी थी, आपने लिखना है ये, तो आपके पास N2 की वैल्यू क्या है, d/dt। N2 की जो आपने वैल्यू निकाली थी λ1 N0, ये आपने वैल्यू निकाली थी इज इक्वल टू आपने 0 लिख दिया। ठीक है, तो टाइम पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो λ1 N0 ओवर λ2 माइनस λ1 d/dt e रेज़ टू पावर माइनस λ1t e रेज़ टू पावर माइनस λ2t इज़ इक्वल टू 0। तो ये टर्म भी जो सारी की सारी है ये 0 हो जाएगी। इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपके पास बनेगी माइनस λ1 e रेज़ टू पावर माइनस λ1t। ठीक है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, λ2 e रेज़ टू पावर माइनस λ2t इज़ इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद इस फॉर्म में लिख लेते हैं λ2। ठीक है, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अब हम एक्सपोनेंशियल टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं और λ2 और λ1 को एक साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगी आपकी e माइनस λ1t ओवर e माइनस λ2t, और इस साइड पे आपके पास आ गया ये। तो एक्सपोनेंशियल टर्म में आप इसको ऊपर ले जाके ये आपकी टर्म बन जाएगी, आपका λ2 जो है वो पॉजिटिव का हो जाएगा, t इज़ इक्वल टू λ2 ओवर λ1। अब हमने क्योंकि लिया है कि dN2 ओवर dt किस पॉइंट पे, वो टाइम ले रहे हैं जहाँ पे ये पीक वैल्यू पे होता है, तो उस टाइम को हमने क्या बोला, वो टाइम है t इज़ इक्वल टू टी प्राइम। तो इसलिए अब हम इसको t प्राइम लिखेंगे। अच्छा जी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब आप इधर लेंगे लॉग तो आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल जो है लॉग उस और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ गया लॉग ऑफ λ2 ओवर λ1 t प्राइम लॉग ऑफ λ2 ओवर λ1 λ2 माइनस λ1। तो ये टाइम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी कि जब आपका एक तरफ सक्सेसिव डिके हो रहा है और दूसरी तरफ ग्रोथ हो रहा है, तो दरमियान में एक पॉइंट वो भी आया है जिस पॉइंट पे जो आपका इंटरमीडिएट, क्योंकि ए जो है वो आपका, हम क्यों इसको इंटरमीडिएट पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं कि ए तो उसने सारा के सारा डिके होना है और सी जो है वो सारा का सारा आपका वो ग्रो हो रहा है। तो बी वो है जहाँ पे डिके भी होता है और फिर उसने ग्रो भी होना है, फिर उसने डिके भी होना है, तो उसका वो पीक पॉइंट जहाँ पे वो पहले ग्रो हुआ है उसके बाद वो डिके होना शुरू हो, जिस टाइम पे वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है कि वो मैक्सिमम ग्रो होता है, वो टाइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है।
ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। इसे देखें, इसी कैलकुलेशन का जो स्टेप मैंने स्किप किया है उसे आप सॉल्व करके देखें। इसको आपने एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने किया था। और अगर कोई भी इसमें क्यूरी है आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।